नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आए हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप थोड़ा टाइम मैनेज कर लेना या फिर 2x पे देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। बेसिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो अलग अलग टर्म हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, हमें पढ़ना क्या है? हमें दोनों थोड़े बहुत पढ़ने हैं। तो हम एक टर्म लेते हैं इको, यानी कि दोनों हमें पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे? इको। आज की क्लास इको ही होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने बताया, दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो अर्थशास्त्र है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ऑफ ऑल ह्यूमन, यानी कि इसमें ह्यूमन के सारे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान का ही ये पार्ट होता है। तो इसमें क्या हम पढ़ते हैं? अध्ययन किस चीज़ का किया जाता है? टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि व्यक्ति के असीमित चाह को पूरा करने के लिए जो सीमित संसाधन है उसको हम कैसे मैनेज करें, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। देन उसके बाद अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या होती है? तो अर्थशास्त्र एक वाइड टर्म है और अर्थव्यवस्था एक शॉर्टर टर्म है। इसमें हम अध्ययन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के आर्थिक गतिविधियों का, किसी एक विशेष देश राज्य के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में करते हैं। ये बेसिकली एक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, आपूर्ति और उपभोग, किन चीज़ों का, वस्तुओं एवं सेवाओं का किसी भी समाज में कैसे हो उसका एक सिस्टम बनाया जाता है, उसको हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। अब अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक समष्टि यानी कि मैक्रो और एक व्यष्टि यानी कि माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैक्रो का मतलब वाइड, माइक्रो का मतलब शॉर्ट। इसका एरिया वाइड होता है और इसका एरिया शॉर्ट होता है। यानी कि मैक्रो को हम बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, जैसे किसी देश का, और इसका हम क्या फाइंड करते हैं? तो उसका नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। जैसा कि इनकी बुक एक प्रकाशित हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इनकी बुक थी जो कि 1936 में प्रकाशित हुई, और 1936 में प्रकाशित होने के बाद ही बेसिकली 1929 में एक रिसेशन आता है। 1929 में पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी आती है और इस आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरे विश्व पे देखा जाता है। तो इस मंदी की वजह से जब पूरे विश्व पे इसका प्रभाव पड़ा तो दुनिया को ये समझ में आया कि नहीं नहीं, हम सिर्फ माइक्रो पे ही ध्यान नहीं दे सकते, ये एक अलग सेगमेंट ही है जिसे कि मैक्रो के रूप में हमें पढ़ना चाहिए। तो वहीं से आता है, बेसिकली इनकी बुक को ही माना जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत यहीं से होती है, 1936 से ही। अब देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये छोटे स्तर पर होता है, यानी कि किसी व्यक्ति, फर्म या बाजार का अध्ययन किया जाता है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई, जैसे हमने देखा कि किसी देश का जब पढ़ेंगे तो नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, और इसमें किसी भी व्यक्ति, फर्म या बाजार के लिए डिमांड एंड सप्लाई के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। इसका फादर किसको माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाएगा। इनकी बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी, और इसी बुक को, वेल्थ ऑफ नेशन को ही हम क्या मानते हैं? इसी को मानते हैं कि यही पूंजीवाद का जनक है। यही बुक पूंजीवाद का जनक है। कौन सी बुक? वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर आपको ऑप्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के लिए एडम स्मिथ न मिले तो अल्टरनेट में आप अल्फ्रेड मार्शल को
टिक कर सकते हैं। इनको भी कंसिडर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में। अब आगे हम देखते हैं इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये मैंने इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स लिख रखे हैं। 3 टाइप्स, इसके अलावा भी होते हैं टाइप्स, लेकिन उनको हम वाइड रेंज में पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? हम बेसिकली तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, अब एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री को आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूर्णतः पूंजीवादी है या पूर्णतः समाजवादी है। ठीक है, दोनों, हाँ, ये थोड़े से झुके होते हैं पूंजीवाद की तरफ, ये झुके होंगे तो इनको पूंजीवादी बोला जाएगा, इनकी अर्थव्यवस्था को। और जो थोड़े से सोशलिस्ट होंगे, समाजवाद की तरफ झुके होंगे, उनको समाजवादी बोला जाएगा। कंप्लीटली ये कोई भी कंट्री ये नहीं कर सकती, ना ही पूंजीवादी कंप्लीटली हो सकती है, ना ही समाजवादी कंप्लीटली हो सकती है। तो देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा। ये, इसमें जो भी कंपनियां होंगी वो प्राइवेट ओन्ड होंगी, लेकिन वहीं पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में पब्लिक ओन्ड होंगी। पब्लिक ओन्ड यानी कि ये, इस पे सरकार का नियंत्रण होगा, इस पे निजी फर्म का नियंत्रण होगा। पूंजीवाद में निजी फर्म का नियंत्रण और समाजवाद में सरकार का नियंत्रण। और जो जिस अर्थव्यवस्था में किसी कंपनी का नियंत्रण होगा तो वो क्या ज़्यादा चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, उस फर्म को वो अपना प्रॉफिट देखेगी। लेकिन जिस पे सरकार का नियंत्रण है, सरकार क्या चाहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा उसके लोगों का वेलफेयर हो। तो ये वेलफेयर ओरिएंटेड होगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी कि इसमें मैक्सिमम लाभ को देखा जाएगा। और इसमें निर्णय किस आधार पर लिए जाएंगे? तो बाजार तय करता है। अगर किसी चीज़ की बाजार में कमी हो गई तो उस चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, और उस पर नियंत्रण सरकार का कुछ भी नहीं होता है। ये मार्केट डिसाइड करता है कि किसी चीज़ का प्राइस कितना होगा। ये किस मार्केट में? पूंजीवादी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन, सारे डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिए जाएंगे। यानी कि हर एक चीज़ों का की कीमत का नियंत्रण किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। बट हमारी कंट्री ने न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, न ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। हम उस टाइम क्या अपनाए? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया। क्यों? उसके भी कारण रहे होंगे। न तो हमारे पास उतने पैसे थे कि हम पूंजीवाद को अपना सकें, और न ही सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम समाजवाद को अपना पाएँ। सो दैट हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ी, ये पैटर्न हमें अपनाना पड़ा। और हमारी इकोनॉमी इसी के अकॉर्डिंग थी भी, जैसा कि इंडिया, इंडोनेशिया और एक और कंट्री आप बोल सकते हैं मलेशिया ने भी इसी को अपना रखा है। इनमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि चीज़ें, फैक्ट्रीज, कंपनियां या फिर उद्योग पे नियंत्रण प्राइवेट का भी होता है और पब्लिक का भी होता है। यानी कि सरकारी भी उद्योग हैं, सरकारी उद्योग भी रहेंगे और प्राइवेट उद्योग भी रहेंगे। और ये जो प्राइवेट उद्योग रहेंगे उनका प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा एम, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करना चाहेंगे। लेकिन जो सरकारी कंपनियां रहेंगी, सरकारी फर्म रहेंगे, वो वेलफेयर के ओरिएंटेशन से काम करेंगे। वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और जिस पे प्राइवेट का कंट्रोल होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जिस चीज़ पे प्राइवेट का कंट्रोल होगा वो मार्केट डिसाइडिंग प्राइस होगा, और जो गवर्नमेंट ऑन करेगी, जिस पे गवर्नमेंट का होगा, वो प्राइस डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। अब एक और इकोनॉमी बोलते हैं बंद इकोनॉमी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बंद इकोनॉमी किसे बोलेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी उसको बोलेंगे जिसकी अर्थव्यवस्था में न तो इंपोर्ट हो रहा हो और न ही एक्सपोर्ट हो रहा हो। यानी कि वो जो कंट्री है उसका फॉरेन से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। वो खुद ही अपने देश में ही सब कुछ काम कर रही है। अब उसके बाद देख लेते हैं कुछ गुड्स के बारे में। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, और ये टर्म कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। यानी कि प्राइवेट गुड्स वो होते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं प्राइवेट गुड्स में
जिसके लिए जो पे करेगा वहीं उसको यूज़ करेगा। जैसे कि मेरे घर में फ्रिज है, तो मैंने पे किया तो मैं उसको यूज़ करूँगा। जिसके घर में फ्रिज नहीं है, वो क्योंकि उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है तो वो पे नहीं किया तो वो यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, ये एक्सक्लूडेबल होती हैं। एक्सक्लूडेबल कहाँ होंगी? ये जोड़ी नहीं जाएंगी। ठीक है, इनका मार्जिनल कॉस्ट जा ऐड किया जाएगा, यानी कि जैसे ही कोई दूसरा इसको अवेल करना चाहेगा, जिससे ही कोई दूसरा इसको अवेल करना चाहेगा तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? पे करना होगा। उसके लिए उसको भी पे करना होगा। तो इसका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते रहता है। जैसे ही पर्सन बढ़ेंगे यूज़ करने वाले, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब जैसे ही पर्सन बढ़ गए वैसे ही इसका कॉस्ट भी बढ़ गया, 2 बार हो गया, क्योंकि 2 लोगों ने इस चीज़ को खरीदा तो इसका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाता है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिसके लिए जो पे करे या न करे सब लोग उस चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें रोड हो गया, रोड के लिए जो पे कर रहा है वो भी यूज़ कर रहा है, जो नहीं पे कर रहा है वो भी यूज़ कर रहा है, और ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। ठीक है, और इसका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक बार जो लागत लग गई, उसके बाद चाहे एक आदमी यूज करे उसका कॉस्ट वहीं रहेगा, चाहे 2 आदमी यूज करे उसका कॉस्ट वहीं रहेगा। तो इसके लिए पर्सन बढ़ने पे, यानी कि सीमांत जो है खर्च, सीमांत लागत जो है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, वो ज़ीरो होती है। यानी कि एक पर्सन यूज करे तो भी उतनी ही लागत है, 2 पर्सन यूज करे तो भी उतनी ही लागत है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो ये तो आप सबको पता होगा कि पहला होता है प्राइमरी, और दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी में किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं हम? प्राइमरी में किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज़ का? प्रोडक्शन रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किस में इंक्लूड किया जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। इकोनॉमिक्स के प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन इंक्लूड किया जाएगा। और सेकेंडरी में ये जो प्राइमरी से चीज़ें आ रही हैं और फिनिश्ड गुड्स बन रही हैं, प्राइमरी से जो चीज़ आके और फिनिश्ड गुड्स जहाँ पे बन रही हैं, फिनिश्ड गुड्स जो तैयार हो रहा है वो, या जो फिनिश्ड गुड्स तैयार कर रहे हैं सेक्टर, उनको हम सेकेंडरी में कंसिडर करते हैं। देन टर्शियरी क्या होगा? टर्शियरी सेक्टर वो होते हैं जैसे सर्विस सेक्टर हो गए। ठीक है, सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी में मानते हैं। ठीक, अब सबसे ज़्यादा अगर हम देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ लगे हैं? प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस में आएगा? प्राइमरी में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ लगे हुए हैं? 54.6% लोग कहाँ लगे हुए हैं? प्राइमरी सेक्टर में। जबकि इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? 14.4%। ठीक है, अब सेकेंडरी में जब हम बात करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 31.1% है, और इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 24.3%। यानी कि सारे उद्योग धंधे जो हैं वो किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में, जो चीज़ें बना रहे हैं, और इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी मीडियम ही है, और इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा है, 31.1%। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में सेल्स किस में आएगा? सेल्स जो भी होगा वो कहाँ आएगा? टर्शियरी में, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स बनाने का काम सेकेंडरी में हो रहा है, लेकिन सेलिंग का काम क्या है? सेल करना एक सर्विस है, तो सर्विस वो किस में आएगा? टर्शियरी में, वो सेकेंडरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर करता है, और जबकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसमें 21.1% है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पे
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 21.1%, यानी कि सबसे कम, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन इसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा है 54.4%। अब देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर के लोगों जो जॉब करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, उनको रेड कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक है, रेड कॉलर जॉब। सेकेंडरी में जो काम करेंगे उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, सेकेंडरी में जो काम करेंगे उनको ब्लू कॉलर जॉब बोलेंगे, और टर्शियरी में जो काम करेंगे उन्हें वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब वाले किस में काम करते हैं? टर्शियरी में। अब अगर हम बात करें, वाइट कॉलर जॉब कभी कभी कंसिडर कर लिया जाता है सेकेंडरी में भी, जब जो यहाँ पे टेक्निकल काम करने वाले लोग होते हैं, सेकेंडरी में जो उद्योग धंधे में टेक्निकल या फिर हाई पोस्ट पे होते हैं, उन्हें हम वाइट कॉलर जॉब वाले लोग बोल देते हैं, ठीक है। दो टर्म और समझ लीजिएगा, क्वाटरनरी और क्वीनरी। क्वाटरनरी और क्वीनरी में क्या डिफरेंस है? क्वाटरनरी में ऐसे लोग काम करते हैं, क्वाटरनरी में देखिए सर्विस तो कोई भी देता है, कोई जो भी काम कर रहा है वो सर्विस सेक्टर में आएगा, ठीक है। क्वाटरनरी और क्वीनरी दोनों को समझ लेते हैं। क्वाटरनरी में अगर किसी जॉब को करने के लिए, किसी सर्विस को देने के लिए किसी बेसिक नॉलेज की, मतलब इम्पोर्टेंट किसी डिग्री या नॉलेज की नीड होती है, देन उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है। क्वाटरनरी सेक्टर किसको बोलेंगे? जिसके लिए कुछ डिग्री या फिर नॉलेज या स्किल की जरूरत होती है, उसे क्वाटरनरी बोलेंगे। और क्वीनरी, जो डिसीजन मेकिंग जॉब होती हैं उनको क्वीनरी बोलते हैं। क्वीनरी किस में क्या आएंगे? जो डिसीजन मेकिंग जॉब होते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनमें जो जॉब कर रहे हैं वो क्वीनरी में आते हैं। या फिर आप क्वीनरी में ले सकते हैं, जैसे कि मंत्री हो गए, वो भी क्वीनरी में ही आएंगे। अब एक बहुत बड़ा टर्म है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, ये किस में कंसिडर किया जाएगा? जैसा जब हम पढ़ रहे थे माइक्रो और मैक्रो, तो उस टाइम ही ये स्पष्ट हो गया था कि हम नेशनल इनकम को, यानी कि किसी नेशन का इनकम, यानी कि किसी देश के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो एक वाइड लेवल होता है, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया जाता है। तो नेशनल इनकम बेसिकली है क्या, इसको देखते हैं। किसी देश में एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। किसी देश में एक फाइनेंशियल ईयर में देश के नागरिकों द्वारा अर्न गुड्स एंड सर्विस का मार्केट प्राइस, ठीक है, मौद्रिक मूल्य जो है, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू, किस बेस पे? मार्केट प्राइस बेस पे अगर उसको कैलकुलेट किया जाता है तो वही कहलाता है नेशनल इनकम। भारत में थोड़ा इसका इतिहास समझ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय मतलब कब से गणना की जाने लगी, उसके बाद धीरे धीरे कैसे कैसे इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए। अब इस क्लास में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं शॉर्ट में करते करते भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ये इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बोरिंग होता है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा इंटरटेनिंग तरीके से पढ़ें, थोड़ा सा याद करने के तरीके से पढ़ें, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में पढ़ें, ताकि चीज़ें याद हो जाएं। तो आप बहुत सारा डिटेल यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारा डिटेल हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये क्लासेस अगर हम 2-2 घंटे की भी करें तो लगभग 30-40 दिनों की होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 80 घंटे की क्लास इतने कम समय में समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही इंक्लूड किया है, बाकी चीज़ों को क्विट कर दिया है। देखते हैं, फर्स्ट टाइम देश के नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी द्वारा। कब? 1867-68 में। 1868 में इन्होंने पर कैपिटा इनकम को 20 रुपये बताया, और दादा भाई नौरोजी की एक बुक भी आई थी। आप लोग उस बुक का नाम कमेंट में बताना, ठीक है। ये कुछ ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके ही था। आप, ये क्लू मैंने दे दिया है, आप इसको पूरा कर देना, कमेंट में इनकी बुक का नाम बता देना, ठीक है। और उसमें एक इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट थियरी भी दी थी, वो थियरी भी आप बताना। 1868 में पर कैपिटा इनकम इन्होंने बताया 20 रुपये, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट थे एफ सीरीज, ये 1911 में पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितना बताते हैं? 49 रुपये बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भी कैलकुलेट किया था। अब फिर 1949 में भारत सरकार गठित करती है एक राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी गठित की जाती है।
उसकी रिपोर्ट आती है कब? 1951 में, 2 साल बाद 1949 में ये गठित की जाती है। रिपोर्ट ये देती है 1951 में। इन्होंने नेशनल इनकम बताया, पहली बार नेशनल इनकम इन्होंने पूरा कैलकुलेट करके बताया 8,710 करोड़ रुपए, और उस टाइम पर कैपिटा इनकम इन्होंने बताई थी 225 रुपए। भारत की पर कैपिटा इनकम इन्होंने कब? 1951 में। ये कमेटी बनाई गई थी 1949 में, और इसकी रिपोर्ट आती है 1951 में। इन्होंने पर कैपिटा इनकम कितना बताया? 225 रुपए। अब सीएसओ क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1951 में इसको स्थापित किया जाता है। किस पर्पज से इसको स्थापित किया जाता है? राष्ट्रीय आय और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का, ठीक है। और इसकी मदद कौन करेगा? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनएसएसओ इसकी मदद करेगा किस चीज में? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में, ठीक है। ये किसके डाटा को यूज करेंगे? एनएसएसओ के डाटा को यूज करके यही पब्लिश करेंगे, क्या? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। 2019 में इन दोनों का विलय कर दिया जाता है और एक ही सीएसओ बना दिया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है, ठीक है। इसको किसके अंडर लाया जाता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा के अधीन लेके आया जाता है सीएसओ को, ठीक है। अब नेशनल इनकम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए हैं साइमन कुंजेट्स। इन्होंने राष्ट्रीय आय के लेखांकन की थियरी बताई और इसको करेक्ट किया कि हम कैसे एक्यूरेट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करें। तो उसी के लिए इनको राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता बोला जाता है। और इसी थियरी को देने की वजह से, मतलब हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम सो एक्यूरेट, तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है 1971 में, ठीक है। इनकी थियरी क्या थी? एक इन्होंने थियरी भी दी थी, कुंजेट कर्व्स, उसे बोलते हैं कुंजेट कर्व्स। ये इन्होंने बताया कि जैसे जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, जब आर्थिक विकास होता है तो इनकम इनइक्वलिटी धीरे धीरे बढ़ती है, देन उसके बाद फिर वो कम होने लगती है, ठीक। हम यहाँ देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही ये असमानता जो है आय में वो बढ़ रही है। यानी कि इन्होंने क्या बताया? आय असमानता और आर्थिक विकास में क्या रिलेशन होता है उसको इन्होंने बताया कि जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होगा वहां पे आय असमानता बढ़ेगी, लेकिन एक पीक पे पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। तो ये कुंजेट्स कर्व होता कैसा है? इन्वर्टेड यू शेप में होता है, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप में, यानी कि आप बोल सकते हैं बेल शेप में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है, वो किसी के यहाँ पैसे तो रुकते हैं नहीं। क्या आप जो पैसे आपको मिलते हैं वो आप टोटल पैसे सेव कर लेते हैं? नहीं, कभी नहीं। वो आपके पास आएंगे, आप सोचेंगे कि मैंने 5,000 रुपये तो सेव कर लिए, लेकिन तभी आपका पसंदीदा जैकेट आपको मार्केट में दिख जाएगा और फिर आप वो जैकेट खरीद लेंगे। तो ये एक सर्कुलर फ्लो होता रहता है मनी का, ठीक है। वहीं है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ते हैं कि इनकम कैसे किसी के यहाँ पैसे आते हैं तो फिर वो जाते हैं। अब ये बेसिकली हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में देख रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है कि ये हाउस होल्ड है, यानी कि जिनका घर है यहाँ पे, और यहीं पे कुछ फर्म्स हैं, कंपनियां हैं। तो कंपनियां इनको क्या देंगी? हाउस होल्ड को सेवाएं देंगी या वस्तुएं देंगी जो बनाएंगी। अगर यहाँ पे कोई वकील का फर्म है या सीए का फर्म है तो वो हाउस होल्ड को वो अपनी सर्विसेज देगा, या फिर ये बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये इनको क्या देंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड आएगा, ये इनको लैंड प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, लेबर प्रोवाइड करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप
प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर किसी को अपना फर्म खोलना है तो एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें हम एक्सेप्शन नहीं लेंगे कि अगर मेरे घर की ज़मीन है तो, अगर मेरे घर पे पूंजी है तो, नहीं, उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आपको ज़मीन यहीं से मिलेगा, कैपिटल यहीं से इन्हीं लोगों से मिलेगा, लेबर इन्हीं के बीच से लाने हैं, इंटरप्रेन्योरशिप यहीं से लाने हैं। यानी कि आप अकेले तो फर्म चला नहीं सकते, वैसे कुछ योग्य लोगों को रखना पड़ेगा फर्म को चलाने के लिए। तो ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको कौन प्रोवाइड करेगा? ये यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स रह रहे हैं इन्हीं के बीच से, यानी कि मार्केट के बीच से आपको हाउस मतलब मार्केट के बीच से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। बदले में आप मार्केट को क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बदले लैंड के बदले उनको रेंट मिल रहा है, कैपिटल के बदले उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेबर को उनका वेजेस दिया जाएगा, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप को उनकी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और देन ये पैसा फर्म के पास से किसके पास आएगा? हाउस होल्ड, यानी कि मार्केट में आएगा, ठीक है, हाउस होल्ड के पास आ रहा है। अब ये इनके बिस्किट खरीदेंगे, यहीं इनसे अपने केस लड़वाएंगे, यहीं इनसे अपने अकाउंट्स दिखवाएंगे, तो ये फिर पैसे किसके पास आ रहे हैं? फर्म के पास। ये है टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पैसे बस लगातार बाजार से, मतलब बाजार में फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, ऐसे घूमते रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आएंगी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। गवर्नमेंट आ गई, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। सरकार ने बोला कि ए फर्म, तुम बहुत ज़्यादा कमा रही हो, ठीक है, तुम्हारा इनकम इतना इतना तो हमारे स्टेट का मतलब वहाँ का बजट भी नहीं है, इतना इतना तुम कमा रहे हो, चलो इधर टैक्स दो। तो यहाँ से होता है, मतलब फ्लो बाहर की तरफ निकल गया। तो अब पूरा इधर तो आया नहीं, ये तो इधर आ गया, तो फिर उतना पैसा इसके पास आएगा नहीं, फर्म के पास रिटर्न में यहाँ से जा रहा था तो फिर इधर से आ रहा था। अब यहीं से इनके साथ साथ एक इंक्लूड हो गया क्या? टैक्स। टैक्स अब देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर तो वहाँ से कमी होगी इनके पास। तो इस तरीके से जो इनकम का फ्लो है वो थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर क्या किया जाएगा? इसी को बोलेंगे लीकेज। जो टैक्स दिया जा रहा है या फिर कुछ और चीज़ें जो होंगी, तो लीकेज इन्हीं को बोलते हैं। तो लीकेज होने की वजह से फिर क्या होगा? गवर्नमेंट इनको इंजेक्ट करेगी, ये लो, तुम्हारा फॉर्म नहीं चल रहा है, पैसे की कमी हो रही है, ये लो सब्सिडी, सब्सिडी के रूप में इनको इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्ट किया जाएगा। अब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा? अब यहाँ पे आएंगे, सरकार के साथ साथ एक और नया चैप्टर जुड़ेगा फॉरेन कंपनीज का, यानी कि फॉरेन से चीज़ें आने लगेंगी। फॉरेन से यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं एफडीआई के रूप में, ठीक है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट अब इनको मिलने लगा। यहाँ से अब चीज़ें, अगर लीकेज भी कुछ भी हो रहा है, लीकेज अगर हो रहा है तो यहाँ से एफडीआई आ जा रहा है, ठीक है। अब लीकेज में क्या होगा? ये फर्म क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। चीज़ें अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर तो पैसा यहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे स्कार्सिटी हो गई। तो उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए फिर यहाँ पे इनको पैसा एफडीआई से आ रहा है और ज़्यादा पैसा मिलने लगा। तो इस तरीके से हम देख लिए टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी। अब आते हैं नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किन किन बेस पे होता है। तो ये टर्म्स हैं, इनको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। पहला टर्म है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि मूल्यवर्धन नीति। अगर हम देखिए, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम हिंदी पकड़ के चलने लगे कि नहीं नहीं मैं हिंदी मीडियम का हूँ, आपको, आप खुद इकोनॉमिक्स पढ़ के देखिए, हिंदी से ज़्यादा आप इंग्लिश में कंफर्ट फील करेंगे। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश ये सब करना बंद करिए, आप जिसमें कंफर्ट फील कर रहे हैं उसको याद करिए। ये मूल्यवर्धन विधि याद करने से अच्छा है वैल्यू एडेड मेथड हम याद कर लें। ये क्या है वैल्यू एडेड मेथड? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में नीचे देखेंगे।
ये तीनों देख लेते हैं कि किन किन पे कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यू एडेड मेथड यानी कि मूल्यवर्धन विधि उसको बोलेंगे, फिर इनकम मेथड यानी कि आय विधि, देन उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि। अब देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या है। इसको हम बोलते हैं उत्पाद या मूल्यवर्धन विधि भी, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन के बाद उसमें कितना ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू और कितनी कब कब ऐड की गई। तो देखते हैं जैसे कि एक कहीं पे गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जीरो इनपुट पे उन्होंने गेहूं का प्रोडक्शन, ठीक है, 2,000 रुपये में कर दिया। 2,000 रुपये में उन्होंने बेचा आटे वाले को, आटे वाले ने 2,000 रुपये में लेके फिर उसका आटा बनाया, फिर उसको बेचा 3,000 रुपये में ब्रेड वाले को, और फिर ब्रेड वाले ने उसको फाइनली 5,000 रुपये में सेल कर दिया। तो अगर इसकी कॉस्टिंग हम जोड़ेंगे, ठीक है, अगर इसकी कॉस्टिंग जोड़ेंगे तो हम ऐसे तीनों को नहीं जोड़ देंगे। ऐसे तो तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 2, 3, 5, 5, 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, सॉरी, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। तो इसको हम वैल्यू एडेड मेथड में कैसे करते हैं, सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका मतलब फॉर्मूले को समझते हैं। ये फर्स्ट में क्या है, गेहूं कितने का लिया गया, तो गेहूं लिया गया है 2,000 का, ठीक है, यहाँ पे 2,000 रुपये ऐड किए जाएंगे, और देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2,000 के बाद 2,000 प्लस कितना और हुआ है, प्लस 1,000 हुआ है, ठीक है, यानी कि आटा वाले ने गेहूं से आटा बनाया तो उसको कितने में बेचा, तो उसमें वैल्यू कितनी ऐड हुई है, 1,000 रुपये। देन उसके बाद फिर आटा वाले ने 3,000 रुपये में ब्रेड को बेचा। अब ब्रेड वाला ब्रेड कितने में बेच रहा है, 5,000 रुपये में, फिर उसमें वैल्यू कितनी ऐड हुई है, तो 2,000 रुपये। इस तरीके से हम निकाल देते हैं उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, 5,000 रुपये ये हो गया, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा GVA इज इक्वल टू GVA फर्स्ट, GVA सेकंड एंड डैश 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 GVA n, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि हर एक टर्म, मतलब हर एक टर्म के बाद उसमें कितना ज़्यादा और वैल्यू ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब जीडीपी कंसिडर कैसे किया जाता है, जीवीए में ही टैक्स जोड़ के और सब्सिडी जब माइनस कर दी जाती है तो उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें डिप्रिसिएशन का समायोजन नहीं किया गया है। जब जीडीपी निकाल रहे हैं हम, यानी कि जब जीडीपी हम निकाल रहे हैं तो इस टाइम अभी जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडी। अभी इसमें डेप्रिसिएशन नहीं, समायोजन नहीं किया गया है। डेप्रिसिएशन कब किया जाएगा, आगे जब हम और टर्म पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें करते हैं और एक्सक्लूड कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लाभ हेतु बेची गई वस्तु या सेवा, ठीक है, लाभ हेतु जो वस्तु या सेवा बेची जाएगी वो इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। अब जो निःशुल्क आपूर्तियां दी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे मिड डे मील हो गया, ठीक है, और भी कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। और आरोपित किराया या ब्याज, ये टर्म क्या है, आरोपित किराया या ब्याज क्या है, जैसे मैंने घर बनवाया, ठीक है, अपने घर में रह रहा हूं, तो उसको मैंने अपने लिए घर बनवाया और उसी में रह रहा हूं, तो उसका किराया इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। या मैंने खुद ही अपने बिजनेस में कोई अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका ब्याज भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि एक्सक्लूड क्या क्या किया जाएगा, तस्करी या जुआ, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि पॉकेट मनी आपको मिलती है तो पॉकेट मनी को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको एक बार आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन जो आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं उनके इनकम में इसको जोड़ लिया गया है, तो ये डबल एंट्री हो जाएगी, और यानी कि 2 बार इसको जोड़ लिया जाएगा और ये गलती हो जाएगी, एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉकेट मनी, पेंशन और स्कॉलरशिप को भी हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक। एक और चीज़ इसमें कंसिडर नहीं की जाती है, ऐड नहीं की जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि अगर हम, ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, अगर हम
मान लीजिए सत्तू ले लिए, सत्तू, ठीक है। सत्तू से हम क्या बना रहे हैं? घेवड़ा। घेवड़ा आप जानते हैं क्या होता है? एक बार सर्च करिएगा घेवड़ा, ठीक है। सत्तू से हम घेवड़ा बना रहे हैं। तो जब हम घेवड़ा बना के बेचेंगे तो हम सत्तू को, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स है, इसका यूज करके हम घेवड़ा बना रहे हैं। तो हम सत्तू को इसमें ऐड नहीं करेंगे, घेवड़ा के कॉस्टिंग में हम सत्तू के कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इसी को बनाने में यूज की गई है। तो हम जब फाइनली घेवड़ा का जो प्राइस है उसमें सत्तू का प्राइस ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स का यूज नहीं किया जाएगा, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड हम देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड को वितरण या आय विधि भी बोलते हैं। इसमें इसमें सभी फैक्टर्स ऑफ पेमेंट ऐड किए जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट हम अभी ऊपर पढ़े हैं ना। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट यानी कि इनको, इनके बदले जो चीज़ें दी जा रही हैं, लैंड के बदले उनको रेंट दिया जा रहा है, कैपिटल के बदले डिविडेंड दिया जा रहा है, लेबर के बदले, लेबर जो वो हमें दे रहे हैं उसके बदले फॉर्म्स इनको वेजेस दे रही है, ठीक है। तो इनको बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। इनको ऐड किए जाएंगे इसमें, जैसे कि मजदूरी, वेतन, महंगाई भत्ता, किराया, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी, निगम कर और खुद की मिश्रित आय भी इसमें शामिल होगी, स्वरोजगार की मिश्रित आय। देन उसके बाद क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये क्या होता है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिचालन अधिशेष। हिंदी टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ है, तो आप इसको इंग्लिश में ही समझिए, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। इसमें इंक्लूड किए जाएंगे इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। इसमें वेज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कंपेंसेशन जो एम्प्लॉय को दिया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? ये जो पैसे बच रहे हैं वही है ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि इसमें ये लाभ, ब्याज और किराया तीनों शामिल किया जाता है, और इसको हम इंक्लूड करते हैं किस चीज़ में? नेशनल इनकम में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस को, यानी कि परिचालन अधिशेष, उसमें इंक्लूड किया जाएगा। देन और चीज़ देख लेते हैं, इंक्लूड क्या क्या किया जाएगा। इसमें कमीशन ऑफ ब्रोकर ऑन सेल ऑफ ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों को बेचने पे जो ब्रोकर का कमीशन होता है वो इंक्लूड किया जाएगा, और खुद के उपभोग हेतु जो चीज़ें लाई जाएंगी उसका भी, और मिक्स्ड इनकम भी, उत्पादन का मूल्य भी मिक्स्ड इनकम, यानी कि स्वयं के उपभोग हेतु उत्पादन का मूल्य, ये मिक्स्ड इनकम इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अगर मैं खुद के लिए आम उगा रहा हूँ, ठीक, और उसमें जो कॉस्ट आएगी वो मिक्स्ड इनकम के अंतर्गत आएगी, और उसको हम इनकम मेथड में इसमें इंक्लूड करेंगे। और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? लॉटरी या फिर मृत्यु शुल्क या उपहार या दान, ये जो कि अंतरण प्राप्तियां हैं, ठीक है, इनको हम ऊपर भी देख चुके हैं। इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये एक्सक्लूडेड रहती हैं। और पुरानी चीज़ों को बेचने से जो इनकम हो रहे हैं उनको भी इसमें जोड़ा नहीं जाता है, यानी कि एक्सक्लूड किया जाता है। सॉरी, ऊपर कुछ मैंने गड़बड़ पढ़ा दिया है, ठीक है। ये इसको मैंने एक्सक्लूड बोल दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि लाभ हेतु बेची गई वस्तु या सेवा, यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम इंक्लूड करते हैं। मैंने अभी इसको पढ़ाते टाइम इसको एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। ये इंक्लूड की जाएंगी, और मिड डे मील ये भी इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। आरोपित किराया और ब्याज जो स्वयं के लिए होता है इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक एक्सपेंडिचर मेथड जो है, ठीक है। हमने पहले वैल्यू एडेड मेथड देख लिया, देन उसके बाद इनकम मेथड देख लिया। अब क्या देखेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। इसे परिव्यय या व्यय विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, या फिर इन्वेस्टमेंट, या फिर सरकारी जो एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि परिवारों का व्यक्तिगत उपभोग व्यय, पूरे परिवार का जो
कंजप्शंस होता है उस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको, इन्वेस्टमेंट को, विनिवेश को, ठीक है, और निवेश और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, और भी, और इसमें ऐड किया जाता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सी से कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, और आई से इन्वेस्टमेंट, और जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकारी खर्च होते हैं, और एक्स होता है एक्स यानी कि एक्सपोर्ट, और एम से इंपोर्ट, ठीक है, चिग्जेम, ठीक है, चिग्जेम होता है, ठीक है। सी से कंजप्शन, आई से इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स से एक्सपोर्ट, और एम से इंपोर्ट। ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को हम माइनस कर देंगे और फिर उसको इन सब में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेशनल इनकम को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं उसके बाद और आगे देखेंगे, ठीक है। पहला, डोमेस्टिक और इकोनॉमिक रीजन क्या होता है? कोई घरेलू या आर्थिक क्षेत्र, तो कोई एक कंट्री है, ठीक है, देख लेते हैं। अगर कोई एक, ठीक है, मैंने नेपाल को भी शामिल कर लिया, सॉरी, नहीं बन पा रहा है तो छोड़ ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंट्री है कोई, ठीक है। तो इस कंट्री में यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, सारे लोग ये क्या होते हैं? यहाँ के डोमेस्टिक, ठीक है, चाहे वो बाहरी हो चाहे विदेशी हो, वो सारे डोमेस्टिक के अंदर आएंगे, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी आप याद रखना कि डोमेस्टिक और इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर भारतीय दूतावास जो फॉरेन में हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, बट जो फॉरेन एम्बेसी हैं इंडिया में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब एक है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य फाइंड आउट करने के लिए प्रत्यक्ष कर एवं सब्सिडी का समावेशन कर दिया जाता है, यानी कि बाजार मूल्य अगर हम फाइंड आउट किसी चीज़ का करें तो उसमें प्रत्यक्ष कर व सब्सिडी का समावेशन कर दिया जाता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत। बाजार मूल्य यानी कि जो चीज़ बाजार में पहुंच रही है देन उसके बाद उसका मूल्य क्या है, वो बाजार मूल्य कहलाता है। कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं? तो इसमें सिर्फ इंक्लूड किया जाता है फैक्टर कॉस्ट ऑफ ए फॉर्म, यानी कि उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में क्या क्या फैक्टर कॉस्ट आया है उस फॉर्म के, उसी को सिर्फ इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देते हैं। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को जब हम माइनस करते हैं तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये कंपनी है, कंपनी ने ये बिस्किट बनाया, ठीक है। बिस्किट मार्केट में आया तो बिस्किट को बनाने में उससे 10 रुपये लगे, ठीक है, 10 रुपये लगे। फिर उसे गवर्नमेंट ने 2 रुपये सब्सिडी दे दिया। तो अगर गवर्नमेंट ने उसको 2 रुपये सब्सिडी दे दिया तो वो क्या है? 2 रुपये सब्सिडी दे दिया तो इसका फैक्टर कॉस्ट तो 8 रुपये ही आया, वही है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जब वो बाजार में आता है तो उस पर टैक्स लग जाता है, 5 रुपये टैक्स लग गया तो वो तो 13 रुपये हो गए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFI क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि हमारे देश के लोग, ठीक है, जो बाहर जाके रह रहे हैं, हमारे देश के लोग जो बाहर जाके रह रहे हैं और वहाँ से अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं,
उन पैसों में से जो हमारे यहाँ हमारे देश में बाहर के लोग रह रहे हैं, यानी कि जो विदेशी रह रहे हैं, वो अपनी इनकम बाहर भेजते हैं, उनको हम माइनस कर देंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें निकल के आ जाएगा। यानी कि विदेशों से जो शुद्ध कारक आय हमें मिल रही है, तो शुद्ध निकालने के लिए पहले हम विदेशों से जो प्राप्त होते हैं उनमें से विदेशियों को जो यहाँ से भेजे जाते हैं, ठीक है, उनको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा NFIA निकल के आ जाएगा। ठीक है, NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एक ऊपर हमने जैसे कि देखा अंतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स, इनकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। यानी कि ये एक तरफा भुगतान होते हैं। ये एक तरफा भुगतान नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। क्यों क्यों नहीं इंक्लूड किए जाएंगे? इसके लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जिसके लिए इन्होंने मतलब जिनको ये दिए जा रहे हैं उसके लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे किसी को गिफ्ट दिया गया या डोनेशन दी गई या पेंशन दी जाती है। हालांकि पेंशन आर्म फोर्सेज में या फिर आर्मी में उनका योगदान होता है, इसलिए उनको पेंशन दिया जाता है। बाकी जैसे वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, इन सारे पेंशन की बात हो रही है। ठीक है, स्कॉलरशिप। अब एक टर्मिनोलॉजी और समझते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? पूंजी उत्पादन अनुपात। पूंजी उत्पादन अनुपात, इसको हम कैपिटल अपन प्रोडक्शन, यानी कि जो हमने कुल पूंजी लगाई और हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ उससे हम भाग दे दें। अगर मान लीजिए कि हमने लगाए किसी फैक्ट्री में 1000 रुपये, ठीक है, और हमने प्रोड्यूस किए 100 बिस्किट ही प्रोड्यूस किया मान लीजिए, तो 1000 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आया? 10 रुपये। यानी कि ये 10 रुपये जो है ये कैपिटल आउटपुट रेशियो है। ठीक है, ये हमेशा कोई भी इंडस्ट्री चाहती है कि ये हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो कम से कम हो। क्यों? क्योंकि ये जितना कम से कम रहेगा उतना उनके लिए बेनिफिशियल होगा, यानी कि कम ही पूंजी में ज़्यादा उनका आउटपुट आ जाए। इसलिए ये हमेशा कम वांछनीय होता है कि ये इनका कम से कम हो। अब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो माइनस नीड कैपिटल, ये क्या होता है? नीड कैपिटल फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। ये इंक्रीमेंटल यानी कि वृद्धिशील, जो बढ़ते रहे वो पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है? यानी कि इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हम किसको बोलेंगे? यानी कि अगर हम 1000 बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 1000 बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 बिस्किट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए 100 रुपये लगा रहे हैं। ठीक, अगर उसके जगह पे हम 1100 बिस्कुट प्रोड्यूस करने लगे और पैसे लगाएं 110 रुपये, तो ये जो 10 रुपये 100 यूनिट के लिए अधिक लगाए गए हैं, यही है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होती हैं। क्यों? इसको हम समझते हैं। कैपिटल, हम पहले इस बात को समझते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। ठीक, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये होती हैं। जैसे मशीनरी कोई खरीद ली गई तो वो लंबे दिनों के लिए होती हैं, वो कैपिटल गुड्स में कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जैसे रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल जो होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कभी नहीं होते क्योंकि ये रूपांतरित नहीं होते। इंटरमीडिएट गुड्स को हम फिनिश्ड गुड्स बना के बेचते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते। ठीक है, अब दो चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, एक फ्लो और एक स्टॉक। फ्लो यानी कि प्रवाह, स्टॉक यानी कि रहतिया। ये फ्लो क्या होता है? फ्लो यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम का होता है फ्लो, और ये स्टॉक क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यानी कि हमारा फ्लो और स्टॉक इस तरीके से समझिए कि
एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी दुकान ने 5,000 मतलब 5,000 बुक सेल करी, तो ये क्या है उसका फ्लो, कि एक महीने में वो 5,000 बुक सेल कर रहा है। और स्टॉक क्या होता है कि महीने के अंत में उसके पास 50 बुक्स बच रही हैं। 50 बुक्स अगर बच रही हैं तो वो क्या है उसका स्टॉक। तो आप फ्लो और स्टॉक को इसी तरीके से समझिए, ठीक है। ये फ्लो जैसे कि सैलरी दी जाती है, हर महीने दी जा रही है, प्रोडक्शन हमेशा हो रहा है, तो वो फ्लो है कि इतने पीरियड ऑफ टाइम में कितनी सैलरी दी गई, कितना प्रोडक्शन हुआ। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेट्स, ठीक है, इन्वेंट्री जो है, ये सारी चीज़ें क्या है एसेट्स। जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एसेट्स कितना है, ठीक है, इन्वेंट्री कितनी है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें यानी कि स्टॉक के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय के 8 पैमाने भारत में जिन पे इनको मापा जाता है, ठीक है। जैसा कि हम पहले ऊपर ही पढ़ चुके हैं, मार्केट प्राइस यानी कि चीज़ों को मार्केट में आने पे जो उनका प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस कहलाता है, और फैक्ट्री से निकलने के बाद जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, और डी और एन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल को हम इस तरीके से समझेंगे कि ये हमारा भारत है और ये बाकी अदर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये हमारा भारत का आदमी हर कंट्री में एक एक जगह है, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन किनको बोला जाएगा, और ये फॉरेन का आदमी है, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री में भी है और इधर ज़्यादा है, ठीक। तो इस तरीके से समझते हैं डोमेस्टिक में, यहाँ के टोटल प्रोडक्शन को कंसिडर किया जाएगा डोमेस्टिक में। और जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे, कहाँ, डोमेस्टिक से जब नेशनल में आएंगे तो यहाँ वाले ये जितने हमारे यहाँ के हैं इनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जितने भी विदेशों से प्राप्त आय है इनको हम इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ये जो विदेशी बैठा हुआ है ये तो पैसा अपनी कंट्री को भेजेगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये है डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 8 पैमाने कौन कौन से हैं, एक जीडीपी मार्केट प्राइस पे, और जीएनपी मार्केट प्राइस पे यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, और नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, ठीक। फैक्टर कॉस्ट पे भी सेम 4, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। इसी को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं, इसी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, किसको, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट को। तो जैसा कि हमने देखा कि डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस तो हम समझ गए। अब ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक और चीज हम पहले ही समझ चुके हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो मार्केट प्राइस में आने के लिए हम पहले फैक्टर कॉस्ट यानी कि फैक्टर से निकलते टाइम उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, उस कॉस्ट में अगर हम टैक्स जोड़ दें, उस कॉस्ट में अगर हम टैक्स जोड़ दें यानी कि वो मार्केट में कितने पैसे में आया, वो टैक्स देने के बाद कोई भी कंपनी किसी चीज को बेचती है तो टैक्स को उसमें इंक्लूड रखती है। तो वो चीज जो जो प्राइस फैक्ट्री से निकलने के बाद रहा वो फैक्टर कॉस्ट कहलाया। अगर उसमें हमने टैक्स ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, मार्केट प्राइस पे हो गया। ये कॉन्सेप्ट हमने समझ ही लिया। देन नेशनल से डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, नेशनल मानी कि राष्ट्रीय,
तो घरेलू में हम विदेशों वाली भी आय को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल में जाना होगा तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड NIFA को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका एक सस्ता सा उपाय है। ठीक, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो। ठीक है, ये क्लास बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो, और बल्कि ना हो और बहुत ज़्यादा हल्की ना हो, दोनों को हमने ध्यान में रखा है। ठीक है, अब अगर हमें शकल से शुद्ध बनाना है किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को शकल से, यानी कि ग्रॉस से अगर हमें नेट बनाना है, मान लीजिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, तो एकमात्र उपाय है कि हम इसमें से इसको बनाते टाइम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। इसको इस ग्रॉस से नेशनल बनाते टाइम एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। ग्रॉस को नेट बनाते टाइम, सॉरी, ग्रॉस को नेट बनाते टाइम, ग्रॉस को नेट बनाते टाइम। ठीक है, माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन, माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। अब डोमेस्टिक को जब नेशनल बनाना होगा तो जैसे कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक में हम सिर्फ अपने मतलब भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जितने उत्पादन हुए हैं या फिर सेवाएं दी गई हैं उन्हीं के प्राइस को हम ऐड करते हैं। लेकिन नेशनल में हम विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को प्राप्त आय, उनका डिफरेंस अगर डोमेस्टिक में हम ऐड कर दें तो वो नेशनल हो जाता है हमारा। देन उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो फैक्टर कॉस्ट होता है हमारा फैक्ट्री से निकल के, फिर उसमें हम क्या करते हैं, सब्सिडी, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी माइनस कर देते हैं। फैक्टर कॉस्ट जो कंपनी ने बनाया उसके बाद वो जो अपनी लागत बता रही है वो उसका फैक्टर कॉस्ट है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको सब्सिडी दे दिया कि लो, ये लो, तुम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब वस्तुएं दे रहे हो, उपलब्ध करा रहे हो, तो उसके लिए सब्सिडी दे दी। तो ये सब्सिडी वो पचा नहीं पाते हैं, उनको उसमें से कम करना होता है। उस जो प्राइस इन्होंने डिसाइड कर रखा है उसमें से ये सब्सिडी को कम करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, और जब टैक्स को ऐड कर देंगे देन वही प्राइस होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना होगा तो सबसे पहले तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, और फैक्ट सब्सिडी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना, याद रखना। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए NFIA प्लस कर देंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। ठीक, अब आते हैं इंटरमीडियरी गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडियरी गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडियरी गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडियरी गुड्स वो गुड्स होते हैं, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं बीच में। ठीक, और फाइनल गुड्स जो कंजम्पशन होते हैं। ठीक है, एक कंजम्पशन वाले गुड होते हैं और एक कैपिटल गुड्स होते हैं। अगर मैं चाय बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ तो मैंने टी का यूज किया, चाय पत्ती और शुगर का। ठीक है, इनका यूज करके मैंने चाय बनाई और बेची। ठीक, तो ये क्या है, इंटरमीडियरी गुड्स। ठीक है, अगर मैं बेचने के लिए बना रहा हूं तो, अगर मैं पीने के लिए बना रहा हूं तो ये कंजप्शन गुड्स हैं, इनका कंजप्शन मुझे करना है ना। ठीक है, अब अगर इनको बेचने के लिए मैं बना रहा हूं तो ये इंटरमीडियरी गुड्स हैं। ठीक, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो फाइनल गुड्स जो, इनको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला कंजप्शन गुड, जो कंजप्शन के लिए हो, जैसे मैं बिस्किट बाजार से खरीद के ला रहा हूँ तो वो कंजप्शन गुड्स है। ठीक है, और कैपिटल गुड्स जो कि एसेट्स टाइप के हों, ठीक है, उनमें इन्वेस्टमेंट एक ही बार होता है, वो कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक रियल जीडीपी होती है
और एक नॉमिनल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? ये वास्तविक होती है, ये नाम मात्र होती है। दोनों में से बेटर कौन सा है? तो रियल रियल होता है, नॉमिनल माना हुआ होता है। यानी कि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है और ये बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट किए हुए गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। ये हमें बस दिखाता है कि नहीं हम इतना हैं उतना हैं, लेकिन ये बोलता है नहीं तुम इतने में ही हो। ये इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ये कांस्टेंट प्राइस पे होता है, ये करंट प्राइस पे होता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को समझते हैं पहले। ये करंट प्राइस पे बता रहा है कि नहीं नहीं, कहाँ, 5 रुपए में एक ही तो मिल रहा है। ठीक, यानी कि पहले 5 रुपए में इसमें, सॉरी एक मिनट, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। इसका मतलब कि ये बता रहा है, इसमें बताया जाता है कि आज हमारी जीडीपी 1 ट्रिलियन की हो गई है। अभी का कोई प्राइस दिया गया है कि जीडीपी अभी कितनी है, मान लीजिए 1 ट्रिलियन। ठीक है, और रियल जीडीपी भी बताया गया कि 1 ट्रिलियन है। ओके, तो नॉमिनल तो हम मान के ऐसे ही बता दिए हैं करंट प्राइस पे कि अभी हमारी जीडीपी कितनी चल रही है, 1 ट्रिलियन। लेकिन जब उसको हम रियल पे मापेंगे तो इसमें हम एक बेस ईयर का इन्फ्लेशन भी ऐड करेंगे। यानी कि अभी चल रहा है 25, तो बेस ईयर हम मानेंगे 22-23। तो 22-23 से 25 तक आने में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य कितना बढ़ा है, यानी कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है, उसको इनमें से माइनस कर देंगे। और वो जब माइनस करेंगे इन्फ्लेशन, तो वो हमारा निकल के आएगा क्या, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इसके मुकाबले कम ही होती है। तो ये बेसिकली होता है गुब्बारे से फूला हुआ, और ये इसमें से इन्फ्लेशन गुब्बारे को थोड़ा कम कर देता है। चलिए, उम्मीद है इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। क्या है, एक अगला पद या शब्द आता है क्या, जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति कारक। ये जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी का डिफरेंस। इसको हम परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा निकल के आता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, अगर नॉमिनल और रियल में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा तो ये क्या आएगा, कितना, जीडीपी डिफ्लेक्टर 100 बताएगा। जब भी जीडीपी डिफ्लेक्टर 100 है तो इसका मतलब है कि जो रियल है और जो नॉमिनल है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, रियल और नॉमिनल जब दोनों जीडीपी इक्वल होंगे तभी जीडीपी डिफ्लेक्टर 100 होगा। ठीक है, एक उसके बाद टर्म आता है ग्रीन जीडीपी का। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? तो ग्रीन जीडीपी होता है जो हमारा जीडीपी होता है, ठीक, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसमें से जो इन्वायरमेंटल डैमेज होते हैं, ठीक, उस जीडीपी को बनाने में जितना पर्यावरण को नुकसान होता है, अगर हम उसको कैलकुलेट करके और माइनस कर दें तो निकल के आता है हमारा ग्रीन जीडीपी। एक होता है उसके बाद टर्म, हम इन इंपॉर्टेंट टर्म को ही इसमें इंक्लूड किए हैं और इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं जीडीपी अंतराल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेसेशनरी गैप। जीडीपी अंतराल को हम बोलते हैं रेसेशनरी गैप। तो एक होता है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, और उसमें से जब हम रियल जीडीपी को माइनस कर देते हैं तो निकल के आता है जीडीपी गैप, रेसेशनरी गैप इसको बोलते हैं। तो पोटेंशियल जीडीपी बेसिकली ये एस्टिमेटेड होता है पोटेंशियल, यानी कि हमारी जीडीपी की क्षमता टोटल कितनी है। ठीक, और क्षमता जितनी भी हो, यानी कि अगर 1.25 ट्रिलियन की अगर क्षमता है और रियल जीडीपी मेजर करने पे हमारा 1 ट्रिलियन ही आ रहा है तो इसके गैप को ही हम बोलते हैं रेसेशनरी गैप। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी को हम संभाव्य जीडीपी भी बोलते हैं, एस्टिमेटेड टोटल औकात ऑफ जीडीपी, यानी कि अनुमानित
टोटल क्षमता कितनी हो है जीडीपी की, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। एक और बात आती है कि क्या अगर किसी कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों का भी वेलफेयर हो रहा है, यानी कि वहाँ के लोग भी सुखी संपन्न हैं, ऐसा है? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर जीडीपी में किसी कंट्री के ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो रहा है। क्यों? तो इसको समझते हैं। क्योंकि ये है इंडिया, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, पीपल का वेलफेयर सबसे ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ करने में अहम योगदान अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ठीक है, इनकी कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं। तो अगर ये कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं तो इनको इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन लोगों के पास उतना ज़्यादा इनकम नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम जीडीपी के बढ़ने को लोगों का वेलफेयर नहीं मान सकते हैं, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम होता है जो नेशनल इनकम है, उसमें इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, ऐसी आय जो हमें प्राप्त तो हुई है लेकिन उसके लिए हमने कुछ किया नहीं है, उसको हमने कमाया नहीं है, वो बस ऐसे ही हमें मिल गई है, ठीक है। ये वन साइड ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ किया गया नहीं होता है, वो ऐसे ही हमें मिल जाती है, ठीक। इसमें पेंशन आता है। पेंशन जब भी हम बात कर रहे हैं तो पेंशन यानी कि जो फोर्सेस को पेंशन दिए जाते हैं या आर्मी को जो पेंशन दिए जाते हैं, उस पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। पेंशन यानी कि जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारे पेंशन, ठीक है, स्कॉलरशिप, डोनेशन, गिफ्ट, ये इसमें आते हैं। तो इनको जब हम नेशनल इनकम में ऐड कर देते हैं और एक चीज़ को माइनस करेंगे, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो अर्न तो की गई है लेकिन वो अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कि हमने कहीं पैसा लगा रखा है किसी कंपनी में, उसका डिविडेंड हमें मिलना है, तो वो तो हमने अर्न कर लिया है, डिविडेंड तो हमने अर्न कर लिया है, लेकिन वो हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि पर्सनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम, उसमें जो हमें इनकम रिसिव्ड बट नॉट अर्न, उसको प्लस करते हैं, देन उसके बाद माइनस कर देते हैं ऐसी इनकम जिसको हमने अर्न तो किया है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, देन निकल के आएगा हमारा पर्सनल इनकम। अब एक और टर्म आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय का मतलब बेसिकली होता है कि हमारे पॉकेट में कितना आया, हमने इनकम जो भी किया उसका कितना पार्ट हमारे पॉकेट में आया, उसी को हम पीडीआई बोलते हैं, ठीक है। तो पीडीआई होता है, जैसे हमने ऊपर ये देखा कि पर्सनल इनकम हम कैसे फाइंड करते हैं, तो पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्स को माइनस कर देंगे, कितना हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे जेब में कितना पैसा आ रहा है वो निकल के आता है, ठीक है। अगर बात करें जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के टर्म में इंडिया चौथी रैंक रखता है पूरे विश्व में, आफ्टर यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। अभी हाल ही में हम जापान को पीछे छोड़ के चौथे नंबर पे पहुंचे हैं, ठीक है। अब एक बात आती है कि सिर्फ नॉमिनल जीडीपी के आधार पे नहीं, पीपीपी के आधार पे, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, इस टर्म को भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी होता है कि मान लीजिए कि 1 यूरो, ठीक, 1 यूरो में हम, मतलब किसी मुद्रा में हम मेज़र करते हैं कि किस कंट्री से हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये होता है कि वहाँ की मनी की, मतलब परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक। तो अगर हम इसको डॉलर में लेते हैं, मान लीजिए, ठीक, $1 में हम 10 पैकेट मैगी खरीद पा रहे हैं। अगर वहीं इंडिया में बात की जाए उसी डॉलर से, तो हम कितना खरीद सकते हैं? 7, सॉरी, ये 10 नहीं मिल पाएगा इतने में, $1 में 10 नहीं मिल पाएगा, यहाँ उम्मीद है कि 2 या 3 मिलेंगे, ठीक, 2-3 मिल रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में कितना मिल जाएगा? मान लीजिए हम इसको 80 रुपीज़ मान रहे हैं, तो 5 तो मिल ही जाएगा, एटलीस्ट कम से कम 5 तो मिल ही जाएगा इंडिया में।
तो इंडिया के रुपीज़ की परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है, उसके मुकाबले हम उतने ही पैसे में इंडिया में चीज़ें ज़्यादा खरीद पाते हैं। तो उस टर्म में क्या है, इंडिया होल्ड थर्ड पोजीशन आफ्टर किसके बाद, यूएस से चाइना के बाद इंडिया तीसरे पोजीशन पे आता है पीपीपी के टर्म में। ठीक है, अब मुद्रा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या होता है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ना तथा मुद्रा का मूल्य कम होना। तो आप बोलेंगे कि मुद्रा का मूल्य कैसे कम होगा? ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का नोट 5 रुपए का हो जाएगा, बस उसकी वैल्यू 5 रुपए की हो जाएगी। वैल्यू 5 रुपए की कैसे होगी, इसको आप समझिएगा कि पहले मिलता था 10 रुपए की मैगी, एक मैगी 10 रुपए की मिल रही है। ठीक, अब वही मैगी 15 रुपए की मिल रही है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मुद्रा का मूल्य कम हुआ, यानी कि उसी चीज के लिए हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। ठीक, और उस वस्तु का, मैगी का मूल्य बढ़ गया। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इस कंडीशन में अब आप बताइए कि जो उधार देने वाला होगा, लेंडर जो होगा, ठीक, जिसने उधार किसी को दे रखा है, उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? ऑफ कोर्स नुकसान होगा, क्योंकि एक साल पहले जब मैगी वो मान लीजिए 100 रुपए उसने किसी को दे रखे थे। ठीक, 100 रुपए उसने किसी को दे रखे हैं, तो वो उस टाइम, एक साल पहले मान लीजिए उस टाइम 10 रुपए की मैगी मिल रही थी, तो वो 10 मैगी लेके आ सकता था। ठीक, अब एक साल बाद उसको रिटर्न तो हुआ 100 ही रुपया। उसको जब उसने जो उधार दे रखा था उसको उसने वापस लिया, तो 100 रुपये ही उसने वापस लिया। तो उस कंडीशन में अब क्या खरीद पाएगा, ये 10 रुपए की एक मैगी, तो इतने 100 रुपए में 10 मैगी खरीद रहा था, अब हो गई है मैगी 15 रुपए की, तो 6 ही मैगी खरीद पाएगा। ठीक है, 6 ही मैगी खरीद पाएगा। तो यहाँ पे उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उधार देने वाला हमेशा इस कंडीशन में उसको होगा लॉस, और जो उधार लिया रहेगा उसको होगा फायदा। ठीक है, अब इसी टाइम एक दिया गया था थियोरी ऑफ मनी इल्यूजन, एक थियोरी दी गई थी, थियोरी ऑफ मनी इल्यूजन। ठीक है, कौन सी थियोरी दी गई थी, थियोरी ऑफ मनी इल्यूजन। ये इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है कि हमें देखने में तो लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ बराबर ही चल रहा है, लेकिन रियली में उसकी वैल्यू कम हो गई होती है। ये इरविंग फिशर द्वारा दिया गया था थियोरी ऑफ मनी इल्यूजन। इसमें एम बी इज इक्वल टू पी टी होता है। एम होता है जिसमें मनी सप्लाई, वी वेलोसिटी यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी कहाँ से मतलब किसके किसके पास से घूम के आ रही है वो कहलाता है वेलोसिटी यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी। और पी इसमें होता है प्राइस लेवल, और टी ट्रांजेक्शन, किस प्राइस लेवल पे कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये सिद्धांत, ये थ्योरी इन्होंने दिया था, किसने, इरविंग फिशर ने। ठीक, अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो टाइप्स रेट वाइज अगर बात करेंगे कि रेट के मुताबिक, तो जब 2 से 3% इन्फ्लेशन हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं क्रिपिंग, यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और जब 3 से 10% होता है तो इसे हम बोलते हैं वॉकिंग या ट्रॉटिंग। ठीक, चलता हुआ या उछलता हुआ। गैलोपिंग 10 से 50% जब स्थिति हो जाए, मुद्रास्फीति की दर हो जाए, पर ईयर की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है, जब हर साल 100% से ज़्यादा चीज़ों, वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम बढ़ जाएं, तो उनको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब क्या इन्फ्लेशन कंट्री के लिए फायदेमंद होता है? हाँ, अनुमान किया जाता है कि +2 ±2 का इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ठीक, इस कंडीशन में इकोनॉमी अच्छी चल रही है। लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो फिर ये अंडर कंट्रोल होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ से स्थिति बिगड़नी शुरू होती है और ये अति स्थिति होती है।
ठीक। अब कॉज वाइज अगर देखते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं, तो एक होता है डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुश और एक होता है स्ट्रक्चरल। ठीक। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होते हैं? जब प्रोडक्शन 4 ही वस्तुओं का हो रहा हो और डिमांड 5 या 6 का हो जाए, चाहिए लोगों को मार्केट में 6 चीज़ें, तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में लोग ऊंची दामों पे भी वो चीज़ें खरीदने लगेंगे, यानी कि स्कार्सिटी होगी सप्लाई की, यानी कि डिमांड हाई रहेगा तो उन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक। अब कॉस्ट पुश क्या होता है? मान लीजिए किसी चीज़ को बनाने में 5 रुपये लग रहे थे, अब उस पर जो चीज़ें बैक से आ रही थी वो और महंगी आने लगी, तो उनको बनाने में अब 8 रुपये लगने लगे। तो ये जो 3 रुपये का गैप बढ़ा वो किसकी वजह से? उसकी कॉस्टिंग में इंक्रीज की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इकोनॉमी। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सॉरी इकोनॉमी नहीं। स्ट्रक्चरल क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी की कमी की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, योग्यता की कमी की वजह से जो आता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसे हम बॉटलनेक भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकता है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकता है क्योंकि योग्य लोग नहीं मिल पा रहे हैं जिससे वो उस सर्विस या उस गुड्स का प्रोडक्शन हो सके। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा बाधक माना जाता है, इसलिए इसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को। ठीक। अब देखते हैं मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, इनको किस किस बेस पे मापा जाता है। तो पहला होता है उपभोक्ता मूल्य पे, कंज्यूमर प्राइस पे। ठीक। और एक होता है होलसेल प्राइस पे, ठीक, थोक मूल्य पे। ये कौन मेजर करेगा? एनएसओ द्वारा, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस द्वारा। ये किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड, सॉरी ये देख लेते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। एनएसओ आप बताना, यहाँ हम पढ़ चुके हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है। ये कहाँ हमने पढ़ा था? हाँ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, यानी कि स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर ये आ रहा है। ठीक। अब WPI के बारे में देखते हैं। ये OEA, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, यानी कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसको मेजर करते हैं कौन? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मेजर करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने का बेस ईयर बनाया गया है 2022-23, दोनों में, CPI में भी और WPI में भी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति भी मापने के लिए और थोक मूल्य मुद्रास्फीति भी मापने के लिए बेस ईयर एक बनाया गया है 2022-23। फूड एंड बेवरेजेस, ठीक, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसमें उपभोक्ता मूल्य में हाईलाइटेड कौन सा टॉपिक होता है, किसको सर्वोच्च स्थान मिलता है? तो CPI में फूड और बेवरेजेस को प्रमुखता दी जाती है मेजर करने के लिए, और WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक। अब जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, GDP डिफ्लेक्टर, नॉमिनल GDP को जब रियल GDP से डिवाइड करते हैं तो वो आता है GDP डिफ्लेक्टर। ठीक है। एक टर्म होता है कोर इन्फ्लेशन। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, यानी कि जो ऐसा इन्फ्लेशन जो न्यूज़ में सुर्खियों में रहता है, उस इन्फ्लेशन रेट में से हम फूड और एनर्जी में क्रूड ऑयल को भी इंक्लूड करके उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा होता है कोर इन्फ्लेशन, यानी कि मूलभूत मुद्रास्फीति कौन सी है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और एनर्जी में, यानी कि क्रूड ऑयल, ये चीज़ें वर्ल्ड पे डिपेंड करती हैं, तो इनको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है। अब इन्फ्लेशन के बाद कुछ और टर्म्स भी हैं, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इनको देख लेते हैं। डिसइन्फ्लेशन होता है विस्फीति। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन में गिरावट तो होगा, लेकिन फिर भी अभी पॉजिटिव में होगा, यानी कि पिछले साल अगर 8% मुद्रास्फीति रही है, तो इस बार इस
5% रहेगी। यानी कि इन्फ्लेशन में गिरावट तो है, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन पॉजिटिव में ही है। यानी कि 8% से 5% कम तो हुआ, 3% कम हुआ, लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव में है। ठीक, और ये पॉजिटिव में एक बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हमारे कंट्री ने मान रखा है 2022-23। डिफ्लेशन क्या होता है? अब डिफ्लेशन ये इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। इन्फ्लेशन में होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। लेकिन डिफ्लेशन की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी आएगी, इनके दाम कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन इस टाइम नेगेटिव हो जाती है। अब इसका कंडीशन बताइए, किस कंडीशन में ये चीज़ें होंगी? यानी कि डिफ्लेशन किस कंडीशन में होगा? अगर मंदी आ जाए, ठीक, यानी कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, फैक्ट्रियों में उत्पादन तो हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन लोगों के पास इनकम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में उन बनी बनाई चीज़ों को लोग खरीदेंगे नहीं। तो जो चीज़ें बनी है उनको डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पे लोग चाहेंगे कि सेल हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उनके दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? यानी कि इकोनॉमी इस कंडीशन में स्टैग्नेंट रहती है और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन होता है। यानी कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन है। इस कंडीशन में इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, और देन उसके बाद भी इन्फ्लेशन है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। ठीक, एक कर्व देख लेते हैं, फिलिप कर्व। इन्होंने बताया था कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध होता है। ये संबंध कैसे होता है? इन्होंने बताया कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन जब मैक्सिमम है तो बेरोजगारी दर कम है। ठीक, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे बेरोजगारी दर कम है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, यानी कि लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये दिया था फिलिप्स महोदय ने, ये न्यूजीलैंड के हैं अर्थशास्त्री, और ये 1958 में इन्होंने ये कर्व के बारे में बताया था कि इनके बीच में विपरीत संबंध होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जब इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। अब ये कंडीशन कब नहीं होगी? तो ये कब फिट नहीं बैठता है? जब इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में हो, यानी कि मुद्रास्फीति इस टाइम, इन्फ्लेशन तो रहेगा, लेकिन अगर स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो तो ये इनका कर्व वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। अब इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक नया टॉपिक, मनी एंड बैंकिंग पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं मनी को। मुद्रा क्या है? व्हाट इज मनी? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये डेफिनेशन बहुत इजी है, ये हमें याद है इंटर में जब हम कॉमर्स लेके पढ़ रहे थे, तो उस टाइम ही ये डेफिनेशन हमें याद कराई गई थी। ठीक है, जो कि ये वॉकर्स महोदय ने दिया था। और मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है। ये J.M. किन्स द्वारा दिया गया था मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्यतः वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में स्वीकार किया जाता है। ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला था मनी के बारे में। अब जब मुद्रा नहीं थी तो लोग कैसे चीज़ों का आदान प्रदान करते थे या लेन देन करते थे, ट्रांजेक्शन्स कैसे करते थे? तो मनी नहीं थी, उससे पहले लोग बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। अब इसमें एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि नीड कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो मैं उसी व्यक्ति से ले पाऊंगा जिसको उसी चीज़ की चाहत हो जो मेरे पास है। तो ये कोइंसिडेंस बनेगा तभी मैं उस व्यक्ति से वो चीज़ ले पाऊंगा। ठीक, अगर मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और मुझे चाहिए चावल, किसी दूसरे व्यक्ति के पास चावल है और मेरे पास गेहूं है, तो वही चावल वाला व्यक्ति मुझे चावल दे पाएगा जिसको गेहूं की नीड है। अब इस चावल वाले को चाहिए दाल, तो वो तो मुझे देगा नहीं, क्योंकि उसे इसी चावल के बदौलत क्या मिलना है? दाल मिलना है।
तो मैं फिर किसी ऐसे चावल वाले को खोजने चलूँगा जो मुझे चावल दे दे और उसके बदले में गेहूँ ले ले, उसको गेहूँ की ज़रूरत हो। तो इसलिए इसमें बहुत सारी मुसीबतें थी। देन उसके बाद मनी का एवोल्यूशन होता है और धीरे धीरे मनी आती है। अब मनी का काम क्या है? प्राइमरी काम है कि विनिमय का माध्यम है, ठीक, ट्रांजैक्शन का मीडियम बन गया है मनी, और किसी भी चीज़ को की वैल्यू को हम मेज़र कर सकते हैं मनी के रूप में, ठीक है, मूल्य का मापन करने के लिए आसान हो गया है। सेकेंडरी फंक्शन उसका क्या है? ट्रांसफर इजी हो गया मनी के होने से, ठीक, हम वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं मनी के फॉर्म में, ठीक। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि डिफर्ड पेमेंट के लिए भी आसान हो गया। जैसे कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा, हमारे पास पैसे कम है फिर भी हम ज़्यादा खर्च कर पाते हैं, किसकी वजह से? ओवरड्राफ्ट की वजह से, ओवरड्राफ्ट की सुविधा की वजह से। अब मनी को देखते हैं, एक इसकी फेस वैल्यू होती है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? वो सिक्का अगर 10 रुपये का है तो उसको अगर हम मार्केट में लेके जाएंगे धातु उसका गला के बेचने के लिए, तो भी अगर वो 10 रुपये का बिक रहा है या फिर 5 रुपये का बिक रहा है तो वो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। पहले जैसे कि आपको पता होगा कि सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तो उनकी फेस वैल्यू होती थी, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसका वास्तविक मूल्य क्या है। तो ये क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि फेस वैल्यू कम से कम हो ताकि लोग उसका मतलब दुर्व्यापार न कर पाए। जैसे कि हमारे यहाँ होता था कि 5 रुपये के सिक्के मार्केट से जो थे वो गायब कैसे हो गए? क्यों ऐसे सिक्के पतले वाले लाने पड़े? क्योंकि इन्हीं 5 रुपये के सिक्कों को बांग्लादेश में ले जाके और 5 ब्लेड, 5 रुपये के एक सिक्के से 5 ब्लेड यानी कि 10 रुपये के ब्लेड बना दिए जाते थे, और इस तरीके से इनको फायदा होता था। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उसको हटा के और फिर ये सिक्के ला दिए नए वाले। और नोट की वैल्यू कम होती है, यानी कि इसकी फेस वैल्यू नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू ही होती है, ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी। मनी के कितने टाइप होते हैं? तो पहला फिएट मनी, दूसरा फिड्यूशरी मनी और तीसरा प्लास्टिक मनी। फिएट मनी होती है वो ऐसी मनी जो लीगल टेंडर होती है, अगर उसको कोई लेने से मना कर रहा है तो उस पर केस किया जा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है और कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। जैसे कि नोट्स और कॉइन्स, इनको लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। फिड्यूशरी मनी होती है कि ये विश्वास के आधार पर दी और ली जाती है। जैसे कोई चेक दे रहा है तो हम चाहें तो उसको मना भी कर सकते हैं, या फिर कोई चालान हमें दे रहा है तो हम चाहें तो उसको मना भी कर सकते हैं कि नहीं भैया हमें कैश चाहिए, ठीक है। तो ऐसी मनी को हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी, ठीक। और प्लास्टिक मनी, जैसा आप सबको नाम से ही पता है, जो प्लास्टिक के फॉर्म में हमारे पास होता है और हम उसी से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इनको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। अब करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस ये कौन करेगा? सारे करेंसी नोटों का प्रिंट आरबीआई करेगा, और क्वाइंस को कौन करेगा? मिंट। क्वाइंस को मिंट करेगी गवर्नमेंट। सारे नोटों को प्रिंट करेगा आरबीआई, सिवाय एक नोट को छोड़ के, जो कि 1 रुपये का नोट होता है। 1 रुपये का नोट कौन करेगा? 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और उस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, और बाकी सारे नोटों पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, देवास एमपी में है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के अंडर है। और मैसूर कर्नाटक में आरबीआई, साल्बोनी वेस्ट बंगाल आरबीआई, ठीक। क्वाइन मिंटिंग कहाँ कहाँ है? मुंबई में है, हैदराबाद है, कलकत्ता में है, नोएडा में है, ये सारे गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है। अब एक और टर्म देखते हैं, मुद्रा की सट्टा या अटकलात्मक मांग, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। ये भी थियरी किसने दी थी? जेएम किन्स ने दी थी कि लोग क्यों पैसे को होल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। पैसे को होल्ड करके लोग क्यों रख लेते हैं, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की सट्टा या अटकलात्मक मांग। तो किन्स ने ये बताया कि पीपल होल्ड्स मनी, लोग पैसे को 3 पर्पज से अपने पास होल्ड करके रखते हैं, यानी कि रख लेते हैं। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, कि हमारे लेन देन में काम आएगा, उसके लिए लोग पैसे अपने पास रखते हैं। या प्रिकॉशनरी मोटिव,
यानी कि अगर हमें अचानक से कभी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत लग गई, इसलिए वो ज़्यादा पैसे अपने पास रखते हैं। थर्ड, स्पेकुलेटरी मोटिव। स्पेकुलेटरी मोटिव बेसिकली होता है कि लोग मार्केट में अपना पैसा नहीं डाल रहे हैं, उसका बड़ा मेजर कॉज है कि उस पर उनको इनकम नहीं हो पा रही है, यानी कि इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है। तो इस वजह से वो सोच रहे हैं कि जब ये ज़्यादा होगा उस कंडीशन में हम मार्केट में अपना पैसा डालेंगे। तो इस वजह से वो अपनी मनी अपने पास होल्ड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटरी मोटिव से। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्पेकुलेटरी डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि लोग अपने पास पैसे को ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे। और अगर जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट या कोई बैंक इंटरेस्ट बढ़ा दे, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने लगे, देन उस कंडीशन में क्या होगा, स्पेकुलेटरी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, अब यहीं पे एक और चीज हम पढ़ लेते हैं। क्या? एक थे सर टॉमस ग्रेशम। ठीक, इन्होंने एक लॉ दिया था, सर टॉमस ग्रेशम द्वारा एक लॉ दिया गया था कि कोई भी जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को, जो अच्छी मुद्रा होगी उसको चलन से बाहर कर देती है। ठीक, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम समझते हैं। बेसिकली होता क्या है कि उस टाइम ब्रिटेन की महारानी जो होती हैं बोलती हैं कि ऐसा करते हैं कि सिक्के सारे पुराने हो गए हैं, तो हम नए सिक्के, बढ़िया सिक्के इन्होंने क्या किया, ढलवा के और मार्केट में फिर से इशू करा दिया। तो फिर कुछ दिनों बाद वो क्या देखते हैं कि ये सारे सिक्के, जो नए सिक्के थे, वो मार्केट में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो फिर इन्होंने अपने इकोनॉमिस्ट सर टॉमस ग्रेशम को बुलाया और पूछा कि ये क्यों हो रहा है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि होता क्या है कि लोग जब अच्छी मुद्रा मार्केट में आती है तो उस कंडीशन में अपनी सारी जो पुरानी करेंसी है उसको निकाल के मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं, और जो न्यू करेंसी है उसको अपने पास होल्ड कर लेते हैं। तो यही उन्होंने बताया था एक अवधारणा कि जब भी जो बुरी मुद्रा होगी वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और इसके साथ एक और कंडीशन लगाया था कि अन्य बातें सामान्य होने पर, अगर अन्य बातें सारी सामान्य हैं तो, यानी कि जनरल कंडीशन में ये ऐसा होता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब जैसे कि हमारे यहाँ नोटबंदी हुई, ठीक, नोटबंदी के कंडीशन में पुराने नोटों को बैन ही कर दिया गया कि वो तो अब चलन में रहेंगे ही नहीं। तो उस कंडीशन में अच्छी मुद्रा ही फिर से वापस चलन में आ गई। तो इसी के लिए इन्होंने एक कंडीशन दिया था कि अन्य बातें सामान्य रहने पर, यानी कि जनरल कंडीशन में जो बुरी मुद्रा होगी वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीआरआर और एसएलआर को समझते हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को। ठीक, जो कुछ पार्ट होता है एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, वो आरबीआई के पास, इसी को बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। कुछ बैंक्स अपने एनडीटीएल का, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का, यानी कि उनके पास दो तरीके के जमा होते हैं। बैंकों के पास दो तरीके के जमा होते हैं। कौन कौन से? पहला जमा होता है कि एक करंट में, जो कि उससे लेन देन होते रहता है, किसी ने अपना पैसा जमा किया फिर वो तुरंत निकालेगा, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और कुछ होते हैं टर्म डिपॉजिट, तो टर्म डिपॉजिट को ही यहाँ पे मेजर किया जा रहा है। ठीक, यानी कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो आरबीआई के पास होते हैं, एनडीटीएल का कुछ हिस्सा, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो हर बैंकों को आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है ताकि कभी विपरीत परिस्थिति में उनकी मदद इनसे की जा सके। ठीक, एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो सर्टेन पार्ट ऑफ एनडीटीएल जो लिक्विड फॉर्म में है वो बैंक खुद अपने पास रखती हैं, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक, गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, ये कहलाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक, लिक्विडिटी से क्या मतलब है? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से सीधा संबंध है। अगर मैं आपको चेक दूं या फिर कैश दूं,
छोड़िए कैश नहीं, गोल्ड दूं या फिर अनाज दूं, ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर आपको दूं तो आप किसको सबसे पहले लेना पसंद करेंगे? गोल्ड को। क्यों? क्यों आप गोल्ड को लेना पसंद करेंगे? क्योंकि गोल्ड की ही लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विड फॉर्म, ठीक है, हम उसको कैश में जल्दी भुना सकते हैं। तो जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज बैंकों के पास जमा होता है, उसका कुछ पार्ट उनको लिक्विड फॉर्म में बैंक अपने पास खुद रखते हैं, ये आरबीआई द्वारा निर्देशित होता है, इसी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, मात्रात्मक, ये आरबीआई द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक, इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, या फिर एक यहां पे हमने पढ़ा था ना, इन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ कर दी है और आरबीआई भी कुछ करते हैं, ठीक। तो आरबीआई का क्वांटिटेटिव टूल्स होता है जिसमें वो इनको ज़्यादा या कम करते रहते हैं। जैसे बैंक रेट होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन देता है, ठीक, कॉमर्शियल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को, ठीक। इसके लिए इसको कोई कोलेट्रल ये नहीं मांगता है, और इसके बदले में हाई इंटरेस्ट आरबीआई द्वारा लिए जाते हैं, ठीक। ये जो लॉन्ग टर्म लोन बैंकों को देता है उसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं लेता है, और इसके लिए हाई इंटरेस्ट आरबीआई लेता है। अब रेपो रेट क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को देगा और इसके लिए कोलेट्रल लेगा, ठीक, बोलेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो तुमने अपने एसएलआर के लिए रख रखा है वो मेरे पास लाओ, और उसके बदले मैं तुम्हें लोन दूंगा, और इस पे इंटरेस्ट लो लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, तो इस पे इंटरेस्ट वो लो लेगा, यानी कि बैंक रेट पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, रेपो रेट पे कम होता है। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से आरबीआई उधार लेता है, तो वो जो रिटर्न में जो ब्याज देता है उनको, किनको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को जो आरबीआई ब्याज देगा जो उधार लिया है उसके बदले में, तो उसको वो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट किसको बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। तो ये बैंक से आरबीआई उधार लेता है, तो उसके बदले जो ब्याज देगा उसी रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक। एमएसएफ के बारे में देख लेते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या होती हैं? ये बेसिकली ओवरनाइट फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए ये लोन दिया जाता है। एसएलआर यूज किया जाता है कोलेट्रल के रूप में इसमें, ठीक है। आउटराइट परचेज, ये स्टरलाइजेशन होता है, यानी कि इस कंडीशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में बाय और सेल किया जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउटराइट परचेज, ठीक। अब एक चीज समझते हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और आउटराइट परचेज, इनको ज़्यादा किस कंडीशन में किया जाएगा और कम किस कंडीशन में किया जाएगा? तो जब इन्फ्लेशन हो, मार्केट में इन्फ्लेशन हो, ठीक, किसी कंट्री में जब इन्फ्लेशन है तो बैंक क्या करेगा? इसका मतलब इन्फ्लेशन का मतलब इस कंडीशन में क्या है? जब इन्फ्लेशन है तो इस कंडीशन में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसको आरबीआई क्या चाहेगा कि कम से कम किया जाए। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए वो क्या करेंगे? बैंक रेट को बढ़ा देंगे, ताकि इनको लोन ये लोग ले ही ना पाए। कौन ना ले पाए? ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, लोन ले ही ना पाए। लोन नहीं लेंगे तो इनके पास पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो ये मार्केट में लोन कम देंगे, तो लोगों के पास जब पैसा कम होगा, इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक उसी तरीके से रेपो रेट भी लो इंटरेस्ट ना देके अब यहाँ पे इस कंडीशन में और लोग इंटरेस्ट देने लगेंगे। इस तरीके से वो फिर से अब शॉर्ट टर्म भी लोन नहीं ले पाएंगे, तो वहां से भी कंट्रोल हो जाएगा। अब रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा? ये जो उधार लेगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, वो इस पे इंटरेस्ट वो ज़्यादा देने लगेगा। तो इन्फ्लेशन के कंडीशन में रिवर्स रेपो रेट को क्या करते हैं? और ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, इसको भी ज़्यादा कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ज़्यादा, अब वो लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट न लेके उससे ज़्यादा इंटरेस्ट जब आरबीआई ही दे रहा है,
तो बैंक क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा लोन वो आरबीआई को ही देने लगेंगे। तो वैसे भी अब मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, एमएसएफ एमएसएफ ये देना कम कर देगा, ओवरनाइट फैसिलिटीज देना कम कर देगा। ठीक है, आउटराइट परचेज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई सेल जब करेंगे तो ये कौन करने लगेगा, आरबीआई खुद ही खरीदने लगेगा हाई प्राइस देके। ठीक है, अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको गठित करने का रिकमेंडेशन उर्जित पटेल द्वारा दिया गया था। इसमें 6 मेंबर होंगे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इसमें से 3 आरबीआई से आते हैं और 3 सरकारी लोग होते हैं। अब देखते हैं, ये हमने देखा क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा, यानी कि मनी का सप्लाई, मनी की मात्रा जो है उसको कैसे रेगुलेट कर रहा है आरबीआई। अब क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होते हैं, ये भी आरबीआई द्वारा ही यूज किए जाएंगे। जैसे कि क्रेडिट की राशनिंग यानी कि साख का नियंत्रण, क्रेडिट का नियंत्रण कैसे करेगा, तो इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड और अदर पर्पज को फिक्स कर देगा। ठीक, कि इनको कितना पैसा देना है इस चीज को वो फिक्स कर देगा कि इससे ज्यादा इनको पैसा देना ही नहीं है। ठीक, और सभी कमर्शियल बैंक का क्रेडिट सप्लाई भी फिक्स कर देगा कि आपको इससे ज्यादा लोन देना ही नहीं है, यानी कि क्रेडिट साख कितने अधिक का दे सकते हो वो भी फिक्स कर देगा। ठीक, अब दूसरा, सीमांत जरूरतों में बदलाव कर देगा, यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देगा, यानी कि जो अननेसेसरी सेक्टर्स हैं उनके मार्जिन को बढ़ा देगा और नेसेसरी सेक्टर्स के मार्जिन को कम कर देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट यानी कि उपभोक्ता साख का नियमन। तो उपभोक्ता साख का नियमन ये क्या होता है, यानी कि जो अगर कोई पहले इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे रहा था इन्फ्लेशन के कंडीशन में वो बढ़ा देगा। ठीक है, डाउन पेमेंट को बढ़ा देगा कि लोगों, ठीक, लोन ड्यूरेशन को बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, या पहले से ही एडवांस में ही फिक्स कर देगा कि आप 20 साल नहीं 15 साल में ही आप पेड करोगे, तो लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। ये सारा जब सब कुछ आरबीआई ही कर रहा है और अभी आरबीआई के बारे में हमने देखा ही नहीं है, देख लेते हैं। इसकी स्थापना की जाती है हिल्टन यंग कमीशन जो कि 1926 में बना था, उसकी सिफारिश पर। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके लिए एक आरबीआई एक्ट लाया जाता है 1934 में, और ये तो आज़ादी से पहले की बात है ये दोनों। उसके बाद इस आज़ाद होने के बाद हम इसका नेशनलाइजेशन कब करते हैं, 1 जनवरी 1949 को एक्ट पास कर दिया जाता है 1948 में ही। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी किया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारे रेगुलेशंस बैंकों के लिए यही लाता है, इसलिए इसे बैंकों का नियामक भी और बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। ये अंतिम ऋणदाता भी होता है। किस तरीके से, क्योंकि ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी बोलते हैं। अब 2 बार शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ है। फर्स्ट 1969 में 14 बैंकों का हुआ था, और फिर देन उसके बाद 1980 में भी 6 बैंकों का हुआ था। इनके नाम याद रखने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो राजकोषीय नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी, वो ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो बढ़ा देगी, सब्सिडी बढ़ा देगी, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स को बढ़ा देगी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स क्या है, जैसे पेंशन को बढ़ा देगी, पेंशन बढ़ गया। ठीक, जो भत्ता दिया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता, उसको बढ़ा देगी। तो ये होते हैं फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। ठीक, एसबीआई के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये बैंक ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से स्टैब्लिश किए जाते हैं। इसकी हिस्ट्री इन्हीं से बन रही है एसबीआई। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में स्टैब्लिश किया जाता है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, फिर बैंक ऑफ मद्रास 1843 के लगभग में स्टैब्लिश किए जाते हैं। इन सबको मिला के 1921 में एक ही बैंक बना दिया जाता है इंडिया में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1921 में इन तीनों बैंकों को, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनको मिला के 1921 में एक बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया दिया जा रहा है। देन उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्टैब्लिश कर दिया जाता है 1955 में। ठीक है, ये रहा एसबीआई का इतिहास। अब आगे देखते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन बैंकों के अलावा छोटे छोटे लोन देने के लिए इनका गठन किया जाता है। ठीक, ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि सबसे निचले तबके तक भी ये ऋण को पहुंचाते हैं, जिससे लोग काम कर सकें, पैसे उनको मिल सकें, जिससे वो कुछ व्यापार कर सकें या फिर अपना काम कुछ कर सकें।
इसका फादर माना जाता है मोहम्मद यूनिस को, जिनके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है। इनसे ऐसे ही गुस्सा आता है इनका नाम सुनते ही। 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार इसी के लिए दिया गया था। किस काम के लिए? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ये फाउंडर थे और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की शुरुआत इन्होंने ही की थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? इसमें 10 से 20 मेंबर्स होते हैं। इंडिया का फर्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन सा था? सेवा, जो कि 1974 में अहमदाबाद में स्टैब्लिश किया गया था। सेवा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन था, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ये 15 से 20 मेंबर्स का होता है, एसएचजी, ठीक है। अब देखेंगे एनबीएफसी क्या होते हैं। ये भी एक्ट करते हैं लोन देने के कंडीशन में। ये एनबीएफसी एक्ट करेंगे लाइक अ बैंक, बट ये डिपॉजिट नहीं ले सकते, जमा नहीं ले सकते। इनका सिर्फ काम होता है कि ये लोन दें, ठीक। इनको कोई भी सीआरआर या एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डिपॉजिट इनको लेने की अथॉरिटी ही नहीं है, तो ये कैसे ये सब मेंटेन कर पाएंगे, ठीक। और प्रिजर्व करते हैं 25% ऑफ टोटल एसेट्स। 25% टोटल एसेट्स को इनको बचा के रखना होता है, बाकी सब ये लोन के रूप में दे सकते हैं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, ये आरबीआई के अंदर ही, रेगुलेशन में तो आरबीआई के अंडर ही आएंगे, लेकिन इनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि जो चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं? तो पहले मनी के बारे में देख लेते हैं। MO, M1, M2, M3 और M4, ये 5 टाइप के हम पढ़ेंगे, ठीक है। MO क्या होता है? इसे हम रिजर्व मनी या संचित मुद्रा भी बोलते हैं। इसी को हम हाई पावर्ड या बेस मनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या क्या आता है? जो मुद्राएं चलन में हैं उनमें उनको आरबीआई के पास बैंकों के जमा, आरबीआई के पास जो बैंकों के जमा हैं उनको इसमें प्लस कर दिया जाता है, यानी कि करेंसी जो चलन में है, मुद्रा जो चलन में है, और आरबीआई के पास बैंकों के जो जमा हैं, और आरबीआई के पास जो अन्य जमा है, ठीक है। आरबीआई के पास जो अन्य जमा है इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि रिजर्व मनी में। ये चीजें रिजर्व हैं, इसलिए इनको रिजर्व बोला जाता है। तो रिजर्व में क्या क्या आएगा? जो मुद्रा चलन में है, आरबीआई के पास जो बैंकों के जमा हैं वो, और आरबीआई के पास जो अन्य जमा है वो। अब M1 में क्या आएगा? जनता के पास जो अभी विद्यमान करेंसी है, यानी कि जो लोगों ने होल्ड करके रखा है वो करेंसी, और कॉमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट वो मुद्रा होती है, यानी कि एक तो होती है कि हमेशा ट्रांजेक्शन करते रहना है उसका, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स ये हो गए, और एक एफडी होता है। तो एफडी तो कोई तुरंत आज नहीं चला जाएगा, कल नहीं चला जाएगा कि हाँ मेरा पैसा दो। अगर जाएगा भी तो बैंक को ये अथॉरिटी दी जाती है कि उसमें कुछ काट के वो रिटर्न करेगी, वो उनका पूरा पैसा देने से मना भी कर सकती है, क्योंकि वो तो टर्म डिपॉजिट है ना, फिक्स डिपॉजिट। तो वो टेन्योर पूरा होने के बाद भी वो पर्सन ले सकते हैं, उसके कस्टमर ले सकते हैं। तो उस पैसे को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो M1 में इसको किस किस को ऐड किया जाता है? जो जनता के पास करेंसी है उसको उसमें ऐड कर देंगे, कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें। अब M1 को ही हम नैरो या संकीर्ण मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक। M2 का कॉन्सेप्ट है कि M1 ये जो है जनता के पास अभी जो करेंसी है वो, और कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो। उसमें अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को ऐड कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं ऐड किए जाएंगे। नेशनल सेविंग, राष्ट्रीय बचत पत्र इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में राष्ट्रीय बचत पत्र को ऐड कभी नहीं किया जाएगा। तो M2 मनी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? M1 में पोस्ट ऑफिस सेविंग जोड़ देंगे तो M2 निकल के आ जाएगा। M3 इसको ब्रॉड या व्यापक मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें M1 में जो कमर्शियल बैंक के पास टर्म डिपॉजिट है, ये टोटल मनी सप्लाई जो है इसको जब ऐड किया जाता है तो ये M3 निकल के आता है, ठीक। M4 को समझते हैं। M4 क्या है? M3 यानी कि ये सारी मुद्राएं, M1 यानी कि जनता के पास विद्यमान करेंसी, कॉमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट, प्लस कॉमर्शियल बैंक के पास टर्म डिपॉजिट। अब इसके बाद और क्या ऐड करेंगे? टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। इनको भी जब ऐड कर देंगे तो ये बन के आ जाएगा हमारा M4।
हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की बात की जा रही है तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बचत पत्र को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अब आगे बात करेंगे टर्म कैश डिपॉजिट रेशियो सीडीआर की। ठीक है, ये फेस्टिव के सीजन में बढ़ जाता है। क्यों, देखेंगे ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसी मनी जो हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी, जो लोगों ने रख रखा है करेंसी के रूप में, लोगों के पास है करेंसी के रूप में, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन डिपॉजिट, यानी कि जो लोगों ने जमा कर रखा है, तो इस कंडीशन में जो चलन में है और जो जमा कर रखा है, तो फेस्टिव सीजन में लोग निकाल लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये सीडीआर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बस इतना ही आप याद रखना। अब एक देखते हैं लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, तरलता जाल। इस सिचुएशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो फेल्ड हो जाती है तरलता जाल में। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो लो होता है, तो इसलिए लोग क्या कर लेते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं। जो फीसर वाला हमने पढ़ा ना, फीसर ने जो दिया था सिद्धांत कि लोग किस कंडीशन में, मतलब 3 कारणों से अपने पास वो रख लेते हैं होल्ड करके मनी, तो उन्हीं से उसी कंडीशन से एक बन जाता है कंडीशन जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। यानी कि लिक्विडिटी लोगों के पास जाके ट्रैप हो गई है ना, वो कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो निकाल ही नहीं रहे हैं पैसा मार्केट में, इसी को बोलते हैं तरलता जाल। एनपीए के बारे में देखेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेसिकली अगर इस बेस पे देखें तो एसेट्स 3 टाइप के, रेगुलर, स्ट्रेस्ड और एनपीएस। यानी कि रेगुलर एसेट्स किसको बोलेंगे, रेगुलर एसेट्स उनको बोलेंगे यानी कि जिनके साथ साथ प्रिंसिपल के साथ साथ रेगुलर हमारा इंटरेस्ट भी पेड हो रहा है, उनको रेगुलर एसेट्स बोलेंगे। और स्ट्रेस्ड एसेट्स में क्या आएंगे, पेमेंट नॉट रिसिव्ड मोर देन 90 डेज, यानी कि 90 दिनों से कोई पेमेंट 90 दिनों तक नहीं आ रही है, तो 90 दिनों के अंदर वाले अमाउंट स्ट्रेस्ड एसेट्स के अंदर रखे जाएंगे। ऐसे लोन्स जो दिए गए हैं और मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए और 3 महीने तक कोई नहीं मिल रहा है, उस पर ना इंटरेस्ट मिल रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट भी अब रिकवर नहीं हो पा रहा है। और देन एनपीए में कैसे एसेट्स को रखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है। इसमें टाइम क्या बताया जाता है कि 90 दिनों से ज़्यादा, जैसे ही 90 दिनों के अंदर तक स्ट्रेस्ड एसेट्स में उसको रखा जाता है, 90 दिन से ज़्यादा होता है वहीं अमाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए को भी 3 सब कैटेगरीज में बांटा गया है, फर्स्ट सब स्टैंडर्ड, सेकंड डाउटफुल और थर्ड लॉस वाली कैटेगरी में। सब स्टैंडर्ड में रखा जाता है कि 3 माह से 1 वर्ष तक, यानी कि 3 माह से ज़्यादा होने पे ही वो एनपीए में आता है, और 3 माह से 1 वर्ष तक उस पर कोई भी पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में एनपीए बोला जाएगा। और डाउटफुल, यानी कि अब वो डाउटफुल कब होगा, जब 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाए फिर भी कोई भी अमाउंट रिसीव ना हो तो उसको डाउटफुल माना जाएगा। देन लॉस की कैटेगरी में किस एनपीए को रखेंगे कि ये अब उसको मान लिया जाता है कि इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, और अब ये उस कंपनी को लॉस हो गया या फिर उस बैंक को लॉस हो गया, तो ऐसे अमाउंट पे अब क्या होता है, 1 वर्ष से ज़्यादा होता है, अब इसको कौन, बैंक चाहेंगे कि हम इसको राइट ऑफ कर दें एनपीए के रूप में। ठीक है, ये लॉस की कैटेगरी में आता है। अब ये ऐसी चीज़ें, ऐसे हालात ज़्यादा होने लगे तो ये वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम हो गया। रिकवरी हेतु बैड बैंक्स भी बनाए गए हैं, 2 बनाए गए हैं 2021 में। फर्स्ट है NARCL, यानी कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि उसको मतलब बैंक के साथ ये टाई अप कर लेते हैं कि 50-50% हम कर लेंगे, रिकवरी हम कराएंगे लेकिन 50% अमाउंट हमें चाहिए, क्योंकि ये भी वर्क करने के लिए इनको भी पैसे चाहिए, तो उसके लिए 50% पे ये बैंक के साथ डील कर लेते हैं। और ये ऐसे अमाउंट जो कि एनपीए में है उनकी रिकवरी कराते हैं। ये कौन, बैड बैंक्स, इनकी रिकवरी के लिए बैड बैंक्स बनाए गए 2021 में 2, एक NARCL जिसे नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बोला गया, और सेकंड IDRCL, ठीक है, IDRCL इसे इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड बोला गया। ठीक है, अब इसी रिकवरी के लिए एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में लाया जाता है, जिससे कि बैंकों का जो एनपीए है उसकी रिकवरी कराई जा सके, और इसके तहत जो एसेट्स रखे गए हैं नीलामी के लिए उनकी नीलामी बैंक करा के अपना पैसा निकाल सकती है। ठीक है, अब ये जब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए एक कुछ बेसल नॉर्म्स भी आते हैं। बेसल नॉर्म्स, ये बेसल जगह है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का हेडक्वार्टर भी है, कौन,
बेसल। बेसल जो जगह है स्विट्जरलैंड में है और ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का हेडक्वार्टर है। BIS यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1930 में, और बेसल नॉर्म्स, कई नॉर्म्स आते हैं, ठीक है। जब 1988 में जो नॉर्म्स आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कई सारे नॉर्म्स आते हैं, बट हम इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा बहुत सारे, तो उसमें इंपॉर्टेंट यही है 1988 वाला। इसमें ये बताया गया कि 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स रखना जरूरी है, ठीक है। यानी कि 8% रिस्क वेटेड एसेट्स रखना जरूरी है। आप पूरा एसेट्स नहीं दे सकते, ठीक। यानी कि कम से कम 8% आपको अपने पास रखना होगा। चलिए अब और आगे करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले और फाइनल वीडियो में। एक और पार्ट इसका आने